कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं ब्राजील और फ्रांस के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा है। पूरा स्टेडियम दर्शकों से भरा हुआ है और हर कोई मैच को लेकर बेहद उत्साहित है। लेकिन तभी अचानक मैदान के बीचों बीच एक तेज पर्पल लाइट दिखाई देने लगती है। कुछ ही सेकंड में वो रोशनी और भी ज्यादा खतरनाक रूप लेने लगती है। स्टेडियम में मौजूद कोई भी इंसान समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उस रोशनी के अंदर से कुछ सैनिक बाहर निकलते हैं। ये कोई आम सैनिक नहीं थे, ये लोग फ्यूचर यानी 2051 से आए थे। उनके साथ एक महिला सैनिक भी थी जिसका नाम लेफ्टिनेंट हार्ट था। वह पूरी दुनिया को बताती है कि 2048 में पृथ्वी पर एक भयानक एलियन स्पीसीज हमला करेगी और सिर्फ 3 साल के अंदर पूरी मानव जाति लगभग खत्म हो जाएगी। वह कहती है कि फ्यूचर में इंसानों की संख्या इतनी कम हो चुकी है कि वे अकेले इस युद्ध को नहीं जीत सकते, इसलिए उन्हें प्रेजेंट टाइम के लोगों की मदद चाहिए। पूरी दुनिया ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। स्टेडियम में मौजूद लाखों लोग और टीवी के सामने बैठे लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। इसी दौरान हम डैन फॉरेस्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं। डैन एक हाई स्कूल में बायोलॉजी टीचर है, लेकिन टीचिंग की ये नॉर्मल लाइफ उसे कभी पसंद नहीं आई, क्योंकि एक समय वह अमेरिकन आर्मी का एक्सपीरियंस्ड कमांडर रह चुका था। उसे बैटलफील्ड की जिंदगी अब भी याद आती है। डैन अपनी पत्नी एमी और छोटी बेटी म्यूरी के साथ एक साधारण जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं ये एहसास हमेशा था कि वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा कुछ करना चाहता है। इसलिए वह लगातार अलग अलग रिसर्च लैब्स में नौकरी पाने की कोशिश कर रहा था। उसका सपना था कि साइंस और मिलिट्री एक्सपीरियंस को मिलाकर वो ऐसा कुछ करे जिससे दुनिया बदल जाए, लेकिन हर बार उसे रिजेक्शन ही मिलता है। यही वजह थी कि डैन अंदर ही अंदर काफी फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा था। उस शाम डैन अपनी फैमिली के साथ टीवी पर वही फुटबॉल मैच देख रहा था। तभी फ्यूचर से आए सैनिकों की अनाउंसमेंट पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती है। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में डर और अफरा तफरी फैल जाती है। दुनिया के बड़े देश मिलकर एक जॉइंट मिलिट्री फोर्स बनाते हैं। फैसला लिया जाता है कि जरूरत पड़ने पर आम नागरिकों को भी इस युद्ध में भेजा जाएगा, लेकिन बहुत से लोग इसका विरोध करने लगते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई लोगों को फ्यूचर में भेजा गया था और उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। उधर डैन अपनी क्लासरूम में नोटिस करता है कि अब बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, और ये बात कहीं ना कहीं सही भी थी, क्योंकि अगर कुछ साल बाद पूरी दुनिया खत्म होने वाली हो तो पढ़ाई करने का क्या मतलब। तभी डैन के फोन पर अमेरिकन मिलिट्री की तरफ से एक मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि उसे फ्यूचर में भेजने के लिए सिलेक्ट किया गया है। ये मैसेज पढ़कर डैन खुश नहीं होता, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए स्कूल खत्म होने के बाद वह मिलिट्री बेस पहुंच जाता है। वहां सबसे पहले उसके शरीर की कई तरह की टेस्टिंग की जाती है। फिर उसे एक बड़ी मशीन के सामने बैठाया जाता है। मशीन के अंदर उसका हाथ डाल दिया जाता है। अचानक उसके हाथ में तेज दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि मशीन उसकी स्किन के नीचे कई छोटी नीडल्स डाल रही थी। डैन दर्द से तड़प उठता है। तभी एक कमांडर उसे बताता है कि उसके हाथ में एक स्पेशल ट्रैकिंग डिवाइस लगाया जा रहा है। इस डिवाइस के अंदर बेहद पावरफुल जीपीएस सिस्टम है, जिसकी मदद से फ्यूचर में जाने के बाद भी कंट्रोल रूम से उसकी हर मूवमेंट ट्रैक की जा सकेगी। इसके बाद एक महिला कमांडर डैन को एक और शॉकिंग बात बताती है। वह कहती है कि रिकॉर्ड्स के अनुसार डैन की मौत 2030 में हो जाएगी, यानी उसके पास अब सिर्फ कुछ ही साल बचे हैं। अपनी मौत की तारीख सुनकर डैन कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। किसी तरह खुद को संभालकर वह घर वापस आता है और सारी बातें एमी को बता देता है। ये सब सुनकर एमी का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वह डैन से कहती है कि वे इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, लेकिन डैन उसे समझाता है कि ऐसा करना बेकार है, क्योंकि उसके हाथ में लगा ट्रैकिंग डिवाइस उसे कहीं भी छुपने नहीं देगा। तब एमी कहती है कि अगर कोई उस डिवाइस को निकाल सकता है तो वो सिर्फ एक इंसान है। डैन तुरंत समझ जाता है कि वह उसके पिता जेम्स की बात कर रही है। जेम्स एक मैकेनिकल इंजीनियर और फॉर्मर सोल्जर था, लेकिन कई साल पहले वह डैन और उसकी माँ को छोड़कर चला गया था। उसी दिन से डैन अपने पिता से नफरत करने लगा था। पहले तो डैन उसके पास जाने से मना कर देता है, लेकिन एमी के कहने पर आखिरकार वह तैयार हो जाता है। जेम्स के पास पहुंचते ही दोनों के बीच पुरानी बातों को लेकर बहस शुरू हो जाती है। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ जाती है कि डैन गुस्से में वहां से निकल जाता है। घर लौटकर वह एमी से कहता है कि अब उसके पास फ्यूचर में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। हालांकि वह एमी से वादा करता है कि एक फॉर्मर सोल्जर होने के नाते वो हर हाल में जिंदा वापस लौटेगा। इसके बाद डैन अपनी छोटी बेटी मूरी के कमरे में जाता है। वह उससे कहता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा, लेकिन छोटी मूरी समझ जाती है कि उसके पिता युद्ध पर जा रहे हैं, इसलिए वह रोने लगती है। डैन प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है और फिर अपनी वाइफ और बेटी को अलविदा कहकर मिलिट्री बेस की तरफ निकल जाता है। मिलिट्री बेस पहुंचने के बाद डैन वहां बहुत सारे आम लोगों को देखता है जिन्हें फ्यूचर में भेजने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। यहीं उसकी मुलाकात 2 लोगों से होती है। पहला था चार्ली, जो एक एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट था, और दूसरा था डोरियन, जो एक फॉर्मर सोल्जर था और इससे पहले 2 बार फ्यूचर में जाकर लड़ाई लड़ चुका था।
डोरियन हमेशा अपनी गर्दन में एक एलियन का नाखून पहनकर रखता था। उसके लिए वो सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि सर्वाइवल की याद थी। बाद में यही चीज पूरी कहानी का सबसे बड़ा क्लू बनने वाली थी। उसी समय एक लेफ्टिनेंट सबके सामने आकर समझाता है कि उन्हें फ्यूचर में सिर्फ 7 दिनों के लिए भेजा जाएगा। 7 दिन पूरे होते ही उनके हाथ में लगा ट्रैकिंग डिवाइस उन्हें ऑटोमेटिकली वापस प्रेजेंट टाइम में ले आएगा। तभी एक महिला सवाल पूछती है कि अगर टाइम ट्रैवल मशीन मौजूद है तो लोग अटैक होने से पहले फ्यूचर में जाकर एलियंस को क्यों नहीं रोक देते। लेफ्टिनेंट जवाब देता है कि एलियंस इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं कि अभी तक उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पाई है। यहाँ तक कि उनके बारे में बहुत कम जानकारी मौजूद है। सिर्फ इतना पता चला है कि 2048 में उन्होंने रशिया के किसी नॉर्दर्न इलाके से हमला शुरू किया था और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गए। वह आगे बताता है कि ये टाइम मशीन बड़ी मुश्किल से बनाई गई है, इसीलिए अभी वे सिर्फ लिमिटेड टाइमलाइन के बीच ही ट्रैवल कर सकते हैं। जब कोई पूछता है कि एलियंस दिखते कैसे हैं, तो लेफ्टिनेंट बस इतना कहता है कि उन्हें देखकर कोई भी इंसान डर से कांप उठेगा। इतना सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। तभी अचानक सायरन बजने लगता है, यानी फ्यूचर में जाने का समय आ चुका था। कुछ ही देर में सभी लोग उस चमकती हुई पर्पल लाइट यानी वर्म होल के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। लेकिन ठीक उसी समय कंट्रोल रूम में अलार्म बज उठता है। टाइम मशीन में एक डेंजरस टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। ऑपरेटर्स तुरंत प्रोसेस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सारे लोग वर्म होल के अंदर जा चुके थे। मशीन उन्हें फ्यूचर में तो पहुंचा देती है, लेकिन उन्हें जमीन से कुछ फीट ऊपर ड्रॉप करने की जगह सैकड़ों फीट ऊपर आसमान में छोड़ देती है। अचानक हवा में प्रकट होकर लोग सीधे नीचे गिरने लगते हैं। ज्यादातर लोग इतनी ऊंचाई से गिरकर मौके पर ही मर जाते हैं, लेकिन किस्मत से डैन, चार्ली, डोरियन और कुछ दूसरे लोग एक बिल्डिंग के स्विमिंग पूल में गिरते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान बच जाती है। पूल से बाहर निकलने के बाद डैन चारों तरफ नजर डालता है। पूरा मायामी सिटी आग में जल रहा था। आसमान धुएं से ढका हुआ था। हर तरफ डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा था। और सबसे डरावनी बात थी वो अजीब आवाजें। किसी अनजान जानवर जैसी भयानक गुर्राहट लगातार सुनाई दे रही थी। ये आवाज किसी भी नोन एनिमल जैसी नहीं थी। तभी फ्यूचर मिलिट्री का एक लेफ्टिनेंट उनसे संपर्क करता है। वह बताता है कि एलियंस ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया है और इस सिटी को अब बचाया नहीं जा सकता। इसलिए एयरफोर्स कुछ ही देर में पूरे शहर पर बॉम्बिंग करने वाली है, ताकि एलियंस के साथ साथ सब कुछ खत्म किया जा सके। लेकिन बॉम्बिंग शुरू होने से पहले एक जरूरी मिशन पूरा करना था। लेफ्टिनेंट बताता है कि एक रिसर्च लैब में कुछ साइंटिस्ट्स फंसे हुए हैं। बॉम्बिंग शुरू होने से पहले उन्हें रेस्क्यू करके शहर से बाहर निकालना जरूरी है। डैन का मिलिट्री बैकग्राउंड देखकर लेफ्टिनेंट उसे इस मिशन की कमांड दे देता है। डैन तुरंत अपनी टीम को लेकर रिसर्च लैब की तरफ बढ़ता है। लैब के अंदर का नजारा बेहद डरावना था। पूरा रिसर्च सेंटर बुरी तरह तबाह हो चुका था। हर तरफ टूटे हुए सामान और खून के निशान पड़े थे। टीम धीरे धीरे अंदर बढ़ती है। तभी अचानक डैन ऊपर सीलिंग की तरफ फ्लैशलाइट डालता है और सभी लोग डर से जम जाते हैं। कई इंसानों की लाशें ऊपर लटकाई गई थीं। डैन तुरंत लेफ्टिनेंट को इस बारे में बताता है। तब उन्हें समझ आता है कि यही वो साइंटिस्ट्स थे जिन्हें रेस्क्यू करना था। और चूंकि एलियंस अपने शिकार को यहीं छोड़कर गए थे, इसका मतलब साफ था कि वे जल्द ही वापस आने वाले हैं। लेफ्टिनेंट तुरंत आदेश देता है कि जितनी जल्दी हो सके लैब के सारे डेटा और केमिकल्स लेकर वहां से निकल जाओ। डैन और उसकी टीम बिना समय गंवाए काम शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी खबर मिलती है कि एयरफोर्स बॉम्बिंग शुरू करने के लिए निकल चुकी है, यानी उनके पास सिर्फ 6 मिनट बचे थे। सब लोग जल्दी जल्दी जरूरी डेटा और केमिकल्स लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। लेकिन यही फैसला उनकी जिंदगी बदलने वाला था। सीढ़ियों से उतरते वक्त अचानक सबकी नजर ऊपर जाती है। डन जैसे ही फ्लैशलाइट ऊपर डालता है, वहां एक एलियन चुपचाप बैठा दिखाई देता है। उसका शरीर हवा में लटकते टेंटिकल्स की तरह हिल रहा था। यही थे व्हाइट स्पाइक्स। उनका अपीयरेंस इतना क्रीपी था कि सभी लोग डर से कांप उठते हैं। अगले ही पल उस एलियन के टेंटिकल से एक तेज नीडल जैसी चीज गोली की रफ्तार से निकलती है और एक आदमी के सीने को चीर देती है। वह आदमी वहीं मर जाता है। डन तुरंत फायरिंग शुरू कर देता है। बाकी लोग भी एलियंस पर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि कई व्हाइट स्पाइक्स मौजूद थे और गोलियों का उन पर ज्यादा असर भी नहीं हो रहा था। एलियंस तेजी से डैन की टीम पर हमला करने लगते हैं। किसी तरह डैन, चार्ली, डोरियन और कुछ लोग लैब से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। लेकिन बाहर पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि रेस्क्यू टीम पर भी व्हाइट स्पाइक्स हमला कर चुके हैं। उसी समय एयरफोर्स पूरे शहर पर बॉम्बिंग शुरू कर देती है। चारों तरफ एक्सप्लोजन्स, आग और धुआं फैल जाता है। डैन अपनी बची हुई टीम के साथ जान बचाकर भागने लगता है। वे लोग शहर से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी उनके बेहद पास एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ब्लास्ट की ताकत से सभी लोग दूर जाकर गिरते हैं और डैन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कुछ समय बाद डैन की आंख खुलती है। वह खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाता है। उसके पास चार्ली भी बेहोश पड़ा था। दोनों बाहर निकलकर देखते हैं कि ये एक मिलिट्री बेस है। वहीं बाहर उन्हें डोरियन भी दिखाई देता है। डोरियन बताता है कि उनके साथ आए ज्यादातर लोग मारे जा चुके हैं। तभी 2 सैनिक डैन को लेफ्टिनेंट के पास ले जाते हैं।
लेफ्टिनेंट लैब से डेटा और केमिकल्स लाने के लिए डैन को धन्यवाद देती है, लेकिन डैन को उसे देखकर अजीब सा एहसास होता है, जैसे वह उसे पहले कहीं देख चुका हो। इसीलिए वह उससे पूछ बैठता है कि वह कहाँ से है। लेफ्टिनेंट हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, वहीं से जहाँ से तुम आए हो। बस इतना सुनते ही डैन सब समझ जाता है। वो लेफ्टिनेंट कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी मुरी फॉरेस्टर थी, यानी फ्यूचर की ग्रोन अप मुरी। अपनी छोटी बेटी को फ्यूचर में एक मिलिट्री रिसर्च लीडर के रूप में देखकर डैन भावुक हो जाता है। उसे अपनी बेटी पर गर्व महसूस होता है, लेकिन मुरी की आंखों में एक अलग तरह की उदासी थी। वह डैन को बताती है कि उसे यहाँ बुलाने की एक खास वजह है और सही समय आने पर वह सब कुछ बता देगी। इसके बाद म्यूरी उसे बेस के अंदर ले जाती है और एक खास एलियन की तस्वीर दिखाती है। ये एलियन बाकी व्हाइट स्पाइक्स से थोड़ा अलग था। मुरी बताती है कि ये एक फीमेल व्हाइट स्पाइक है और अब तक सिर्फ एक ही फीमेल देखी गई है। वह जमीन के नीचे नेस्ट बनाती है और वहीं से बाकी व्हाइट स्पाइक्स पैदा होते हैं। मेल व्हाइट स्पाइक्स हमेशा उसकी रक्षा करते हैं, बिल्कुल मधुमक्खियों की कॉलोनी की तरह। मोरी आगे बताती है कि साइंटिस्ट्स ने एक टॉक्सिन तैयार किया है जो मेल एलियंस को मार सकता है, लेकिन फीमेल इतनी ज्यादा पावरफुल है कि टॉक्सिन उस पर असर नहीं करता। इसलिए अब उनका प्लान है फीमेल को जिंदा पकड़कर लैब में लाया जाए ताकि उसके शरीर का स्टडी करके ऐसा टॉक्सिन बनाया जा सके जो उसे भी मार सके। अगर फीमेल मर गई तो व्हाइट स्पाइक्स की पूरी स्पीसीज खत्म की जा सकती है। मोरी चाहती थी कि डैन इस मिशन में उसकी मदद करे। कुछ देर बाद उनकी पूरी टीम हेलीकॉप्टर में बैठकर फीमेल व्हाइट स्पाइक के नेस्ट की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में डैन देखता है कि व्हाइट स्पाइक्स पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। वे हर जीवित चीज को बेरहमी से मारकर खा रहे थे। तभी मोरी बताती है कि 2048 में ये क्रीचर्स अचानक नॉर्दर्न रशिया के एक आइलैंड से निकले थे। किसी सैटेलाइट ने इन्हें आसमान से आते नहीं देखा था, कोई स्पेसशिप भी नहीं मिली थी। सिर्फ 3 सालों में उन्होंने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। इनका कोई मकसद नहीं था, कोई डिमांड नहीं थी, वे सिर्फ भूखे थे और पृथ्वी का हर जीव उनके लिए सिर्फ खाना था। यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आती है, ये एलियंस आसमान से नहीं आए थे, कोई स्पेसशिप भी नहीं थी, तो फिर वे आखिर आए कहाँ से थे? इस सवाल का जवाब अभी बाकी था। कुछ देर बाद उनकी टीम फीमेल के नेस्ट तक पहुंच जाती है। सैनिक उसे पकड़ने के लिए उसके ऊपर बड़ी बड़ी चेन्स और रोप्स फेंकने लगते हैं। वे उसे एक जायंट केज में बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक फीमेल भड़क उठती है। वह सुरंग से बाहर निकलती है और सैनिकों पर टूट पड़ती है। उसके नाखून और दांत इतने खतरनाक थे कि कई सैनिक सेकंडों में मारे जाते हैं। स्थिति बिगड़ती देखकर मोरी डैन को हेलीकॉप्टर में रहने के लिए कहती है और खुद बाकी सोल्जर्स के साथ टनल के अंदर चली जाती है। लेकिन तभी मेल व्हाइट स्पाइक्स फीमेल के डेंजर सिग्नल को महसूस कर लेते हैं और बड़ी संख्या में उनकी तरफ आने लगते हैं। डैन अब चुप बैठ नहीं पाता, वह भी टनल के अंदर उतर जाता है। बहुत मुश्किल और जानलेवा संघर्ष के बाद आखिरकार वे लोग फीमेल को केज में बंद करने में सफल हो जाते हैं। फिर एक हेलीकॉप्टर उस केज को उठाकर वहां से दूर ले जाता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। मेल व्हाइट स्पाइक्स झुंड बनाकर सोल्जर्स पर हमला करने लगते हैं। डैन और मुरी किसी तरह वहां से निकलकर एक बीच तक पहुंचते हैं। वहां वे फ्लेयर गन चलाकर मदद का सिग्नल भेजते हैं। रेस्क्यू आने तक दोनों को अकेले बात करने का मौका मिलता है। तभी डैन मुरी से पूछता है कि उसे बताया गया है कि उसकी मौत 7 इयर्स बाद हो जाएगी। वह जानना चाहता था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ और उसके बाद एमी और मुरी के साथ क्या हुआ। ये सवाल सुनते ही मुरी की आंखें भर आती हैं। वह बताती है कि डैन अपने ड्रीम जॉब को हासिल न कर पाने की वजह से अंदर ही अंदर टूट गया था। जब मुरी 12 साल की थी तब डैन ने एमी और मुरी को छोड़ दिया था। हालांकि इतने सब के बाद भी एमी को हमेशा भरोसा था कि डैन एक अच्छा इंसान है। लेकिन जब म्यूरी 16 साल की हुई तब डैन एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। ये सब बताते हुए मुरी कहती है, अब तुम सच जान चुके हो, कोशिश करना कि वही गलती दोबारा मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अपनी बेटी की बातें सुनकर डैन पूरी तरह टूट जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि फ्यूचर में वह इतना बदल जाएगा। कुछ देर बाद रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाता है और उन्हें वापस बेस पर ले जाता है। डैन और मोरी फीमेल व्हाइट स्पाइक को लेकर समुद्र के बीच बने आखिरी रिसर्च बेस पर पहुंचते हैं। यही इंसानों का आखिरी मेजर रिसर्च सेंटर था, जहां दुनिया के अलग अलग देशों के सैनिक और साइंटिस्ट्स मिलकर काम कर रहे थे। फीमेल एलियन को भारी चेन से बांध दिया जाता है और हर घंटे उसे बेहोश करने वाला इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वह कंट्रोल में रहे। इसके बाद म्यूरी उसके ब्लड पर लगातार एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर देती है। धीरे धीरे डैन के फ्यूचर में आने के 6 दिन पूरे हो जाते हैं। अगले दिन उसे वापस प्रेजेंट में लौटना था, इसलिए वह भी मुरी की मदद करने लगता है। पूरी रात दोनों फादर और डॉटर मिलकर फीमेल के ब्लड पर अलग अलग टॉक्सिन्स टेस्ट करते रहते हैं और आखिरकार सुबह के समय उनकी मेहनत सफल हो जाती है। वे एक ऐसा टॉक्सिन बना लेते हैं जो फीमेल व्हाइट स्पाइक को भी मार सकता था। लेकिन ठीक उसी समय फीमेल व्हाइट स्पाइक अचानक जाग जाती है। इसके साथ ही पूरे रिसर्च बेस में अलार्म बजने लगता है, क्योंकि लाखों मेल व्हाइट स्पाइक्स समुद्र पार करके फीमेल को बचाने के लिए आ रहे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि वे सिर्फ
जमीन पर ही नहीं बल्कि पानी में भी बेहद तेजी से तैर सकते थे। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें रोक पाना लगभग नामुमकिन था। कुछ ही देर में कई व्हाइट स्पाइक्स रिसर्च बेस के अंदर घुस आते हैं। उधर डैन के प्रेजेंट टाइम में वापस लौटने का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका था। उसके पास सिर्फ कुछ ही मिनट बचे थे। तभी मुरी आखिरकार उसे बताती है कि उसे यहाँ बुलाने की असली वजह क्या थी। वह कहती है कि फ्यूचर में एलियंस की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उनके पास मौजूद टॉक्सिन पर्याप्त नहीं है, इसलिए वह चाहती है कि डैन इस टॉक्सिन को लेकर वापस प्रेजेंट में जाए और वहां साइंटिस्ट्स के साथ मिलकर इसे बड़े स्तर पर तैयार करें, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अभी रिसोर्सेज भी हैं और समय भी। अगर समय रहते तैयारी हो जाए तो शायद एलियंस के अटैक से पहले ही उन्हें रोका जा सकता है। डैन उसकी बात मान लेता है, लेकिन वह अपनी बेटी को छोड़कर अकेले जाने के लिए तैयार नहीं था। वह तय करता है कि मूरी को भी अपने साथ प्रेजेंट में लेकर जाएगा। इसके बाद म्यूरी उसे हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाने लगती है ताकि रिटर्न प्रोसेस शुरू होने तक वे लोग आसमान में सुरक्षित रह सकें। लेकिन तभी मेल व्हाइट स्पाइक्स फीमेल तक पहुंच जाते हैं और उसकी चेन्स तोड़कर उसे आजाद कर देते हैं। डैन और मूरी हेलीकॉप्टर के काफी करीब पहुंच चुके थे, लेकिन अचानक फीमेल पीछे से हमला कर देती है और मूरी बुरी तरह घायल हो जाती है। अब उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तभी म्यूरी अपने हाथ में पकड़ा टॉक्सिन डैन को दे देती है और कहती है, एक बार फिर तुम्हारे पास आकर अच्छा लगा डैड, मैं वैसी ही बनी ना जैसी तुम चाहते थे। उसकी आंखों में आंसू थे। वह आगे कहती है, आई लव यू डैड। ये सुनकर डैन की आंखें भी भर आती हैं। असल में मूरी समझ चुकी थी कि शायद अब वह नहीं बच पाएगी। उसी समय फीमेल व्हाइट स्पाइक वहां पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और पूरा प्लेटफॉर्म टूटकर समुद्र में गिरने लगता है। मूरी भी फीमेल के साथ नीचे गिरने लगती है और नीचे हजारों मेल व्हाइट स्पाइक्स उनका इंतजार कर रहे थे। डैन बिना एक सेकंड गंवाए अपनी बेटी को बचाने के लिए नीचे छलांग लगा देता है, लेकिन वह उसे पकड़ पाता उससे पहले ही उसका समय खत्म हो जाता है। अचानक एक तेज झटका लगता है और अगले ही पल डैन फ्यूचर से प्रेजेंट टाइम में वापस लौट आता है। वापस आते ही वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह तुरंत सैनिकों से कहता है कि टॉक्सिन को बड़ी मात्रा में बनाकर फ्यूचर में भेजा जाए, लेकिन तभी एक सैनिक उसे रोकते हुए बताता है कि अब ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में एलियंस ने टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब कोई भी इंसान फ्यूचर में नहीं जा सकता। ये सुनते ही डैन पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि फ्यूचर वाली मूरी अब जिंदा नहीं बची। इस युद्ध से चार्ली और डोरियन भी किसी तरह बचकर वापस आ चुके थे। मिलिट्री बेस से बाहर निकलते ही डैन को एमी दिखाई देती है। डैन को जिंदा देखकर एमी उसे कसकर गले लगा लेती है, लेकिन घर वापस आने के बाद भी डैन के मन को शांति नहीं मिलती। वह पूरी रात छोटी मूरी के कमरे में बैठा रहता है। अपनी सोती हुई बेटी को देखकर उसे बार बार फ्यूचर वाली मूरी याद आती है, क्योंकि अब वह जान चुका था कि आगे चलकर उसकी बेटी क्या बनने वाली है। तभी एमी उसके पास आती है और पूछती है कि फ्यूचर में आखिर क्या हुआ था। इसके बाद डैन उसे पूरी कहानी बताता है, फ्यूचर, एलियंस, मूरी, टॉक्सिन, सब कुछ। ये सब सुनकर एमी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। डैन कहता है कि उसके पास टॉक्सिन तो है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वह इसका क्या करे। तभी एमी कुछ देर सोचने के बाद एक बेहद महत्वपूर्ण बात कहती है। वह कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि एलियंस पहले से ही अर्थ पर मौजूद हों? ये सुनते ही डैन के दिमाग में जैसे बिजली कौंध जाती है। उसे अचानक कई बातें याद आने लगती हैं। वह तुरंत डोरियन से मिलने जाता है। तुम्हें याद होगा, डोरियन हमेशा अपनी गर्दन में एलियन का एक नाखून पहनकर रखता था। अब वही चीज सबसे बड़ा क्लू बनने वाली थी। डैन वह नाखून लेकर चार्ली की लैब में पहुंचता है और उससे कहता है कि इसका डिटेल एनालिसिस किया जाए। कुछ देर जांच करने के बाद चार्ली एक शॉकिंग चीज डिस्कवर करता है। वह बताता है कि उस नाखून पर वॉल्केनिक ऐश मौजूद है, लेकिन ये ऐश रशिया की नहीं बल्कि चाइना की किसी वॉल्केनो की है। अब सवाल ये था कि एलियंस तो नॉर्दर्न रशिया से निकले थे, तो फिर उनके शरीर पर चाइनीज वॉल्केनो की राख कैसे आई? इस सवाल का जवाब जानने के लिए डैन अपने स्टूडेंट मार्टिन के पास जाता है। मार्टिन वॉल्केनोज के बारे में काफी नॉलेज रखता था। डैन उससे इस ऐश के बारे में पूछता है। तब मार्टिन बताता है कि लगभग 1000 ईयर्स पहले चाइना और कोरिया की बॉर्डर पर चांगबाई नाम के वॉल्केनो में एक मैसिव इरप्शन हुआ था। उस विस्फोट की ताकत लगभग 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर थी। उस एक्सप्लोजन की राख पूरी दुनिया में फैल गई थी और रशिया के बर्फीले इलाकों में आज भी वो वॉल्केनिक ऐश ग्लेशियर्स के नीचे दबी हुई मौजूद है। डैन तुरंत मार्टिन से पूछता है कि रशिया के किस इलाके में वो वॉल्केनिक ऐश सबसे ज्यादा जमा हुई थी। मार्टिन अपने लैपटॉप पर ग्लेशियर का मैप खोलता है और एक स्पेसिफिक जगह दिखाता है। उसी पल डैन के दिमाग में पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। वह समझ जाता है कि एलियंस हजारों सालों से अर्थ पर ही मौजूद थे। एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से वे ग्लेशियर्स के नीचे बर्फ में फंसे हुए थे, इसीलिए किसी सैटेलाइट ने उन्हें स्पेस से आते हुए नहीं देखा। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 2048 तक उन ग्लेशियर्स की बर्फ पिघल जाएगी और उसी के साथ एलियंस भी आजाद हो जाएंगे। यानी अब डैन के पास उनकी एग्जैक्ट लोकेशन मौजूद थी। अगर उसका अंदाजा सही था तो अभी भी वे एलियंस बर्फ के नीचे कैद थे और उनके पास मौजूद टॉक्सिन का इस्तेमाल करके उन्हें अभी खत्म किया जा सकता था। देन ये जानकारी लेकर गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन वहां उसे कोई खास मदद नहीं मिलती,
क्योंकि उस समय अमेरिका और रशिया के बीच रिलेशंस अच्छे नहीं थे, इसलिए ऑफिशियली रशिया जाना लगभग इम्पॉसिबल था। अब उन्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना था। तभी डैन को अपने पिता जेम्स की याद आती है। वह अपने सारे गुस्से और पुराने दर्द को भूलकर जेम्स के पास मदद मांगने जाता है। इस बार वह उसे पूरी सच्चाई बता देता है, फ्यूचर, एलियंस, टॉक्सिन, सब कुछ। सब सुनने के बाद जेम्स भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच फ्यूचर से वापस आए कुछ सोल्जर्स टॉक्सिन को बड़ी मात्रा में तैयार कर लेते हैं। सब तैयारी पूरी होने के बाद डैन, जेम्स, चार्ली और बाकी लोग रशिया के उस ग्लेशियर की तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ समय बाद वे लोग उस बर्फीले इलाके में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वे अलग अलग जगहों पर सर्च शुरू करते हैं। काफी देर तलाश करने के बाद वे एक अजीब सी जगह पर पहुंचते हैं। वहां किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सिग्नल ठीक से काम नहीं कर रहा था। कंपास भी लगातार डिस्टर्ब हो रहा था। कुछ आगे बढ़ते ही उन्हें जमीन में एक विशाल गड्ढा दिखाई देता है। उसे देखकर सभी समझ जाते हैं कि एलियन स्पेसशिप शायद इसी ग्लेशियर के नीचे दबी हुई है। इसीलिए वे ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करके आसपास की बर्फ में एक्सप्लोजन्स करते हैं। ब्लास्ट के बाद नीचे जाने का रास्ता बन जाता है। फिर डैन अपनी टीम को लेकर उस गहरी दरार के अंदर उतरता है। कुछ दूर नीचे जाने के बाद वे लोग बर्फ के अंदर फंसी हुई एक विशाल स्पेसशिप देखते हैं। यही वो स्पेसशिप थी। अब उनके पास प्रूफ भी था, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं मानी थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे खुद ही सब खत्म करेंगे। इसके बाद वे स्पेसशिप को काटकर उसके अंदर प्रवेश करते हैं। डैन के पिता जेम्स और चार्ली बाहर रुककर निगरानी करने लगते हैं। उधर स्पेसशिप के अंदर जाते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कॉकपिट में एक डेड एलियन उल्टा लटका हुआ था, लेकिन ये क्रीचर व्हाइट स्पाइक्स जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। ये एक पूरी तरह अलग एलियन स्पीशीज थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर वे लोग एक जायंट हाइबरनेशन चेंबर तक पहुंचते हैं। वहीं बड़ी बड़ी पॉड्स के अंदर व्हाइट स्पाइक्स मौजूद थे। यहीं पूरी सच्चाई सामने आती है। असल में ये स्पेसशिप उस दूसरी एलियन स्पीशीज की थी और व्हाइट स्पाइक्स कोई नेचुरल क्रीचर्स नहीं थे। वे बायोलॉजिकल वेपन्स थे। उन एलियंस ने उन्हें दूसरे प्लैनेट्स की लाइफ खत्म करने और प्लैनेट्स पर कब्जा करने के लिए बनाया था, लेकिन अर्थ उनका टारगेट नहीं था। दुर्भाग्य से उनका स्पेसशिप एक्सीडेंटली पृथ्वी पर क्रैश हो गया। क्रैश में स्पेसशिप का पायलट मर गया, लेकिन उसके साथ मौजूद व्हाइट स्पाइक्स अपनी हाइबरनेशन पॉड्स के अंदर जिंदा बचे रहे। और फ्यूचर में जब ग्लेशियर्स पिघलते तभी वे बाहर निकलकर पूरी अर्थ पर हमला करते। अब सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी थी, इसलिए डैन और उसकी टीम बिना देर किए टॉक्सिन निकालते हैं। वे कुछ हाइबरनेशन पॉड्स के अंदर टॉक्सिन इंजेक्ट कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में अंदर मौजूद व्हाइट स्पाइक्स मरने लगते हैं, लेकिन तभी एक डेंजरस प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कुछ एलियंस की मौत का सिग्नल बाकी व्हाइट स्पाइक्स तक पहुंच जाता है और एक एक करके बाकी पॉड्स भी खुलने लगते हैं। अब बड़ी संख्या में व्हाइट स्पाइक्स जाग रहे थे। स्थिति तेजी से कंट्रोल से बाहर जा रही थी। डैन और उसकी टीम समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या किया जाए, क्योंकि गोलियों का उन पर बहुत कम असर हो रहा था। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि स्पेसशिप में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई और हाइबरनेशन चेंबर्स मौजूद हैं। यानी यहाँ एलियंस की संख्या उनकी सोच से कहीं ज्यादा थी। स्थिति को देखकर डोरियन फैसला करता है कि किसी को बाहर जाकर बाकी एलियंस को रोकना होगा। वह डैन से कहता है कि वह बाहर निकल जाए, क्योंकि कुछ व्हाइट स्पाइक्स पहले ही स्पेसशिप से भाग चुके हैं और अगर वे बाहर निकल गए तो पूरी दुनिया फिर खतरे में पड़ जाएगी। डैन पहले मना करने की कोशिश करता है, लेकिन डोरियन की आंखों में देखकर वह समझ जाता है कि उसने अपना फैसला कर लिया है। डोरियन और फ्यूचर के कुछ सोल्जर्स वहीं रुककर बाकी एलियंस को रोकने का फैसला करते हैं। मजबूरी में डैन बाहर निकल जाता है और जैसे ही वह स्पेसशिप से बाहर आता है, अगले ही पल अंदर एक विशाल एक्सप्लोजन होता है। पूरा स्पेसशिप आग और धमाके में घिर जाता है। डोरियन और बाकी सोल्जर्स खुद को सैक्रिफाइस करके व्हाइट स्पाइक्स को खत्म कर चुके थे। उधर डैन बिना एक सेकंड गंवाए जेम्स और चार्ली के पास पहुंचता है। तब वे उसे बताते हैं कि बाहर निकलकर भागे हुए लगभग सभी व्हाइट स्पाइक्स को मार दिया गया है, लेकिन उनमें से एक बड़ा एलियन भागने में सफल हो गया। डैन तुरंत समझ जाता है कि वो फीमेल व्हाइट स्पाइक है। अगर वो बच गई तो फिर सब कुछ दोबारा शुरू हो सकता है। इसलिए वे लोग तुरंत उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद वे आखिरकार उस फीमेल तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले जेम्स दूर से स्नाइपर राइफल से उस पर हमला करना शुरू करता है ताकि उसका ध्यान भटक सके। इसी मौके का फायदा उठाकर डैन सीधे उस फीमेल पर झपट पड़ता है और फिर शुरू होती है एक जबरदस्त लड़ाई। फीमेल व्हाइट स्पाइक बेहद ताकतवर थी। वह लगातार डैन पर हमला कर रही थी, लेकिन डैन और जेम्स दोनों मिलकर उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार डैन मौका देखकर उसके शरीर में टॉक्सिन इंजेक्ट कर देता है। टॉक्सिन असर करना शुरू कर देता है। फीमेल का हाथ धीरे धीरे गलने लगता है, लेकिन ये क्रीचर इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था कि वह अपना गलता हुआ हाथ खुद ही काटकर अलग कर देती है। अब सिचुएशन फिर से डेंजरस हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि शायद टॉक्सिन भी उसे पूरी तरह नहीं मार पाएगा। तभी जेम्स फैसला करता है कि वह खुद को सैक्रिफाइस करेगा ताकि डैन बच सके, लेकिन डैन पहले ही फ्यूचर में अपनी बेटी को खो चुका था। अब वह अपने पिता को भी उसी तरह खोना नहीं चाहता था, इसलिए वह पूरी ताकत के साथ दोबारा फीमेल पर टूट पड़ता है। इस बार उसके पास टॉक्सिन की आखिरी डोज बची थी।
डैन फीमेल को मजबूती से पकड़ लेता है और उसकी गर्दन में आखिरी टॉक्सिन इंजेक्ट कर देता है। कुछ ही सेकंड में टॉक्सिन तेजी से असर करने लगता है। फीमेल का सिर और शरीर गलना शुरू हो जाता है। वह दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर डैन एक जोरदार किक मारकर उसे पास की गहरी खाई में गिरा देता है। नीचे गिरते ही उसका शरीर पूरी तरह खत्म हो जाता है और इसी के साथ व्हाइट स्पाइक्स का खतरा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। यानी आखिरकार उन्होंने ये युद्ध जीत लिया था। डैन सिर्फ अपनी फैमिली को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बचाने में सफल हो गया था। इसके बाद डैन, जेम्स और चार्ली बर्फ पर लेटकर राहत की सांस लेते हैं। उधर उनकी पूरी मिशन फुटेज इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। दुनिया भर के लोग उनकी बहादुरी के बारे में जान जाते हैं। कुछ समय बाद डैन अपने घर वापस लौटता है, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ उसका पिता जेम्स भी था। यानी इतने सालों से उनके बीच जो गुस्सा और दूरियां थीं, वे अब खत्म हो चुकी थीं। और सबसे बड़ी बात, अब डैन फ्यूचर की सच्चाई जान चुका था। उसे पता था कि अगर उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया तो आगे क्या होगा। इसलिए अब उसने फैसला कर लिया था कि वह कभी वही गलती दोबारा नहीं करेगा। वह हमेशा अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहेगा। इसके साथ ही इस कहानी का अंत हो जाता है और आखिरकार ह्यूमैनिटी एक ऐसे खतरे से बच जाती है जो फ्यूचर में पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था।